प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी क्लास 10 में 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। उससे रिलेटेड एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और हम कहाँ तक पढ़े थे इसके बारे में भी आपको बता दूं कि हमने ये टेबल लास्ट लिखाया था आप लोगों को कॉपी में और कहा था कि इसको निश्चित रूप से लिख लीजिए। ये क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड जितने भी आपका रे डायग्राम है उसको भी हमने आपको एक एक करके समझाया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये थोड़ा आपका इससे इजी पड़ेगा। क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही स्थिति होती है, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि उत्तल दर्पण में बिंब की दो स्थितियों में ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिंब की दोनों स्थितियों की चर्चा नीचे की जा रही है। तो सबसे पहली स्थिति जो है आपका कि उत्तल दर्पण में जब बिंब की स्थिति, बिंब कहने का मतलब वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कैसा बनता है? अत्यधिक छोटे साइज का बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, किस तरह से बनता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में ही की थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो को देख लिए होंगे और इसे समझ रहे होंगे। जैसा कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु बहुत दूर में रखा हुआ है, अनंत में रखा हुआ है। अब इससे चलने वाली जो प्रकाश आएगी हमारा, वो लगभग समानांतर हो जाएगी। किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब ये किरणें जब समांतर किरणें जब दर्पण के ऊपर पड़ती हैं, किस दर्पण पर? उत्तल दर्पण पे पड़ती है, तो यह किरण इस तरह से चला तो ये परावर्तन के नियम से परावर्तित होकर इधर चले आती है। दूसरा किरण ये देखिए, ये परावर्तित होकर इधर चली गई। अब इसको आप कितना भी बढ़ा लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं परावर्तन के बाद। तो क्या करते हैं, हम इसको पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन की सहायता से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने स्मूथ लाइन खींच दिया है, ये डॉटेड लाइन आपको कर लेना है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ फोकस पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है अथवा फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम लोग रे डायग्राम दिखा सकते हैं किसके लिए? उत्तल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो। अब दूसरा कंडीशन है क्या कि उत्तल दर्पण में जब बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है कि अनंत पे और सी के बीच में हो या सी और एफ के बीच में हो। ये सारे कंडीशंस हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे। इसमें या तो बॉडी अनंत पे रहेगा, या तो बिंब अनंत पे रहेगा, या नहीं तो आपका पी और अनंत के बीच यानी कि बॉडी मिरर के सामने होगा, दर्पण के सामने होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसको समझिए कि एक प्रायः हम लोग दो ही किरण लेते हैं इसके इमेज को बनाने के लिए। पहली किरण जो हमने लिया है वो समानांतर लिया है, किसके? प्रधान अक्ष के समांतर लिया है। तो निश्चित रूप से यह परावर्तक सतह जो है इसको परावर्तित करके इस परावर्तित किरण को इस वे से ले जाएगी, है ना। और इसके बाद अगर कोई किरण ऐसी हो जो कि वक्रता केंद्र से गुजरती हो या वक्रता केंद्र से खींची गई रेखा पर गुजरती हो, तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस आ जाती है। हालांकि यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आई और आने के बाद यहीं से लौट जाएगी। अब इसको हम इमेजिनरी, कहने का मतलब डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। ये आपका कैसा लाइन होगा? डॉटेड लाइन होगा। और इधर भी डॉटेड लाइन होगा जो कि यहाँ पर कटता है, फोकस के आसपास कटता है ये। तो फोकस के आसपास ही इसका प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, छोटा होता है और सीधा होता है।
ये सब गुणों को लेकर यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग दोनों स्थिति को समझ गए। और दोनों स्थिति का समरी जो है यानी शॉर्ट में हम लोग इस टेबल को याद रखेंगे कि वस्तु यानी बिंब अनंत पे होता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का साइज जो है अत्यधिक छोटा होता है यानी बिंदु के साइज का होता है, और यह प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनता है। इस तरह से अगर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो यह प्रतिबिंब आपका P और F के बीच दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इस उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। पीछे कोई आ रहा वाहन कितना भी दूरी पर हो किंतु उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में छोटा निश्चित रूप ही से ही बनता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि गाड़ी जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर के बगल में मिरर लगा रहता है। वो मिरर से वह पीछे आ रही गाड़ियों को देखता है। गाड़ी कितना भी बड़ा हो उस मिरर में उसका प्रतिबिंब निश्चित रूप से बन जाता है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका हमको आगे पढ़ना है, इसमें हमको ये जानना है कि गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। तो इसमें चिन्ह परिपाटी को समझने के बाद आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कहने का मतलब कि जो संख्यात्मक समस्या होती है उसको आप बना सकते हैं। जैसे हमेशा याद रखिए, बिंब की दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी मिरर हो, आपका मिरर कहने का मतलब दर्पण हो, जिधर से किरण आती है तो आपतित किरण की दिशा ये हो गई, ये लेफ्ट से राइट के तरफ जो है किरण जा रही है। ये डिसीजन ले लिए लेफ्ट से राइट तरफ। अब यदि पोल से हम किसी भी वस्तु की दूरी या किसी भी प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की दूरी को नापेंगे, पोल से अगर इधर यानी राइट से लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं तो हम इस दूरी को निगेटिव लेते हैं। अगर पोल यानी ध्रुव से दाईं और अगर हम जाते हैं यानी कि राइट के तरफ जाते हैं मापने के लिए तो इधर हम पॉजिटिव लेते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना हुआ है A', B'। अब इसकी दूरी को हम नापे 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हम प्लस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, +20 लेंगे। अब यदि इधर हम लेते हैं क्या कि ये आपका एक है बिंब और ये बिंब जो है यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस बिंब की दूरी को U को हम लोग क्या करेंगे -40 सेंटीमीटर लिखेंगे। चूंकि यहाँ ध्रुव से इधर हम नापेंगे तो माइनस में लेंगे, ध्रुव से इधर नापेंगे तो प्लस में लेंगे। और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ हम किसी भी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई नापते हैं तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और नीचे जब नापते हैं, नीचे जब मेजर करते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं। तो इसको आप ठीक तरह से अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आप याद रखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र कहता है कि 1/V + 1/U = 1/F। भी हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, U कहते हैं हम लोग वस्तु की दूरी को और F कहते हैं फोकस दूरी को। ये दर्पण का सूत्र अगर आप कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमको ये चीज़ जानना जरूरी हो जाता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है। तो चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ही इस दर्पण सूत्र का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि आवर्धन हम लोग किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है,
इस मान को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, इसे m से सूचित करते हैं। आवर्धन किसको कहते हैं? अब यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका अर्थ निकलता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि m, जिसको आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग h डैश से सूचित करते हैं, और बिंब की ऊंचाई जिसको हम लोग h से सूचित करते हैं, और यह h डैश h को हम माइनस v बटे u भी लिख सकते हैं, यानी कि v जिसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और u हम लोग जिसको बिंब की दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर m का मान पॉजिटिव हो जाए, है ना, जैसे मान लीजिए यह भी निगेटिव आएगा और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है, तो वैसी स्थिति में यह मान अगर m का मान पॉजिटिव आ जाए यानी प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, अन्यथा अगर निगेटिव आ जाए तो प्रतिबिंब जो होगा आपका वास्तविक होगा। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा। m का मान अगर निगेटिव हो तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ इंट्रोडक्शन पर विचार करेंगे। अब देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तब ना हम इसको पढ़ेंगे चाव से। हमारे दैनिक जीवन में अगर कहीं इसका ज़रूरत ही नहीं है तो इसको पढ़ के हम क्या करेंगे? इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो फ़ायदा कहाँ कहाँ है आप देखिए। सबसे पहली बात है क्या कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। आप कोई खाली बर्तन रखिए और खाली बर्तन के बाद उसको भर दीजिए, देखिएगा कि उसका तल जो है आपको कुछ उठा हुआ नज़र आएगा। ध्यान से देखिएगा, तली जो है आपको उठा हुआ नज़र आता है। ये किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब दूसरा क्या होता है? जब कोई मोटा कांच का स्लेब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लेब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो कांच का स्लेब अगर हम इस पर रख देंगे, है ना, कांच का स्लैब, कोई कांच रख दीजिए, मोटा सा स्लैब, कांच का कोई मोटा स्लैब इस पे रख दीजिए, तो आप क्या देखिएगा कि यह जो अक्षर है आपको कुछ उठा हुआ नज़र आएगा। किसके चलते होता है भैया? ये आपका प्रकाश का अपवर्तन के चलते होता है। और तीसरा क्या है? कांच के गिलास में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबाने पर पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। अब यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए कांच का ये कोई गिलास है, इसमें आप पानी रखे हुए हैं। अब क्या होगा कि अगर आप इस पेंसिल को ऐसे करके रख देते हैं, आधा डूबा हुआ हो आधा बाहर हो, तो आप देखिएगा कि पेंसिल जो है आपको सीधा नज़र नहीं आएगा। एक्चुअल में पेंसिल आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये पेंसिल हो गया और ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। ओरिजिनल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये इधर आपका मुड़ जाता है, पेंसिल थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। नहीं विश्वास होता है तो आप एक गिलास में पानी रख लीजिए, पेंसिल आपके पास है ये है, उसमें डुबा के देखिए, आपको निश्चित रूप से वो टेढ़ा दिखेगा। ये किस कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये 3 कारण हुआ जिसके चलते हमको प्रकाश का अपवर्तन तो पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए कि ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। इसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। यहाँ इसको समझिए, यहाँ पर जो होता है प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा, ये जल के माध्यम में, वाटर माध्यम में गुजरा, फिर यहाँ से प्रकाश जब चला तो ये एयर में गमन किया, एयर मीडियम में ये ट्रांसमिट किया, चला। पहले वाटर मीडियम में चला, अब फिर उसके बाद एयर मीडियम में चला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ग्लास का स्लैब एक रखा हुआ है इतना मोटा,
इतना मोटा ग्लास का स्लैब। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो क्या होगा कि अब तो यहाँ पर एयर था, यहाँ तक एयर था और यहाँ पर आ गया ग्लास। अब जो प्रकाश गुजरेगी इस ग्लास के अंदर से गुजरेगी, तो एक माध्यम हो गया एयर का और दूसरा माध्यम हो गया आपका ग्लास का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो माध्यम से होकर गुजरती है, तभी ये घटना घटती है। कौन सी घटना भैया? ये आपका प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटती है। इसके बाद प्रकाश जिस माध्यम से होकर पूर्णतः गुजर सकती है उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, कहा जाता है। या तो प्रकाश के गमन की प्रकृति के आधार पर इन माध्यमों को दो भागों में विभक्त किया गया है। अब देखिए माध्यम कैसा कैसा होता है, एक विरल माध्यम होता है और एक आपका सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम हम लोग किसको कहते हैं? विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसका घनत्व कम हो एवं प्रकाश की गति ज़्यादा हो, प्रायः विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम में उल्टा हो जाता है, ऐसा माध्यम जिसका घनत्व ज़्यादा हो, यहाँ घनत्व कम लिखे हैं हम लोग, यहाँ घनत्व ज़्यादा हो एवं प्रकाश की गति कम हो, यानी कि इसमें प्रकाश की गति ज़्यादा हो तो इसमें प्रकाश की गति कम हो, तो सघन माध्यम कहलाता है। अब इसमें उदाहरण देखिए, हवा और पानी लिए हम लोग, बस दो ही चीज़ लिए। तो इसमें जो है सबसे भारी हमारा कौन है? पानी। तो पानी जो है आपका कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। और हवा जो है कैसा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं पानी और कांच में। तो पानी और कांच में कौन सा सघन है, कौन सा विरल है? तो पानी ऑब्वियसली विरल हो जाएगा कांच के रहने पर, कांच जो हो जाएगा सघन हो जाएगा। तो यहाँ पर सघन और विरल जो है कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किसकी तुलना हो रही है। यहाँ पानी और कांच की तुलना हो रही है, इसीलिए पानी हो गया विरल और कांच हो गया सघन। अगर मान लीजिए हवा और कांच की तुलना की जाती तो हवा होता हमारा विरल और कांच होता हमारा सघन, यानी कि जो ज़्यादा भारी होगा, जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा, उसका माध्यम उतना ही विरल या सघन कहलाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन में हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से, अब यहाँ पर अभी तक तो जान रहे थे कि सारा कांड जो हो रहा है इस अपवर्तन के चलते हो रहा है। तो अपवर्तन के चलते हो रहा है तो मन में आता है ना कि प्रश्न बनता है कि अपवर्तन क्या है? अभी तो बता रहे थे खाली अपवर्तन अपवर्तन, अपवर्तन क्या है इसको बताइए। तो अब इस पे हम लोग चलते हैं, क्या होता है अपवर्तन? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो यह जो है विचलित हो जाती हैं अपने पथ से, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कैसे विचलित होती हैं इसको बताइए। तो कैसे विचलित होते हैं इसको जानने के लिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है क्या कि इस चित्र की सहायता से इस प्रकार इसे समझा जा सकता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश कहाँ जाती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यह प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर देखिए फिगर में हम समझाए हैं, यहाँ हवा है आपका जो कि विरल माध्यम है, यहाँ पर कांच है जो कि सघन माध्यम है, फिर हवा आ गया जो कि विरल माध्यम है। ये कांच का स्लैब है आपका, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। नंबर 1 आपका हवा हो गया, हवा का माध्यम। नंबर 2 जो हो गया आपका कांच का माध्यम। नंबर 3 जो हो गया फिर हवा का माध्यम। तो यहाँ विरल से सघन आ रहा है। अगर प्रकाश ऐसे चली तो पहले विरल में थी, अब फिर आ गया सघन में, तो क्या होता है? कहता है कि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी प्रकाश जहाँ जितना एंगल बनाएगा उससे यहाँ पर कम एंगल बनाएगा, तब न देखिए लगेगा कि यह मुड़ गया। अब यदि क्या होता है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। अब देखिए कि ये आपका सघन माध्यम हो गया,
सघन माध्यम से विरल माध्यम, कहने का मतलब कांच से हवा में इस प्रकाश का गमन हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ छोटा कौन बना रहा है, यहाँ बड़ा कौन बना रहा है, यानी कि अभिलंब से यह दूर भाग गया। वही चीज़ ये कहा, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसको हमने यहाँ पे समझाया है। तो इस फिगर को बढ़िया से उतार कर इसको आप लोग ठीक तरह से समझिए। जब तक नहीं समझ में आता है समझने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो के सेक्शन को बार बार देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि प्रकाश का अपने मूल पथ से विचलन माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब लो, फिर एगो नया शब्द का जन्म हो गया, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यानी कि ये विचलन जो हो रहा है, कितना विचलन होगा, कितना ये मुड़ेगा, कितना नहीं मुड़ेगा, यह किस पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि तो बताइए सर अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो अपवर्तनांक के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। अपवर्तनांक का डिस्कशन ठीक इस परिभाषा के बाद हम लोग करेंगे। जैसा कि आने वाला क्वेश्चन आपका यही है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो ये नियम क्या क्या है इसको सुनिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। कैसे है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। उसके बाद प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है और इसमें आई को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आर को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। परिभाषा के अनुसार साइन आई बटा साइन आर जो होता है हमेशा स्थिर होता है और जिसको म्यू हम लोग कहते हैं, इस म्यू को ही हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो दो नियम है आपका, इस दोनों नियम को हम फिगर के द्वारा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक तल है जो कि वाटर और एयर के मीडियम को अलग कर रहा है। अब क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, आई, तो हम जान रहे हैं कि विचलित होती हैं। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि यह नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती हैं, लंब के तरफ क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है। इस तरह से ये निकलती है, यहाँ से प्रकाश आया और इस तरह से निकलेगी। ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया और ये जो है अभिलंब और ये जो है आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु। ध्यान से सुनिए, ये तीनों आपका एक ही तल में होते हैं। ये नियम कहा पहला। अब दूसरा नियम यही, पहला नियम यही कहा यहाँ पर। अब दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या है ना, ये आई यानी कि साइन आई, इसी को जिया कहते हैं। साइन आई लिख दिए तो आपतन कोण की जिया हो गई। और इस ये आर अपवर्तित कोण की जिया साइन आर जो होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और साइन कॉस टेन कॉट ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में। तो इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा
कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं भैया, हम लोग समझते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जैसे वायु हो या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है, इसे nm से सूचित किया जाता है। अब ये जो लिखा, इसको क्या लिखा, ये यही चीज़ लिखा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालना है, जिसको हम लोग इससे सूचित करेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर पे हम लोग वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देंगे, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग का निकल जाएगा। और ध्यान दीजिए, वायु या निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर में देखा जाए, 3 पर 5 शून्य बिठा दीजिए, आपका क्या गो शून्य, 5 शून्य, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी कि यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है प्रकाश ये गमन करती है, यानी कि 1 सेकेंड में यह 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। तो यहाँ ऊपर पे रख देंगे प्रकाश का चाल, वायु में निर्वात में ही यह चर्चा कर रहे हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ न कुछ कम हो जाएगी। दोनों को भाग देने से जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। और इस तरह से जो अपवर्तनांक हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। अब हमारा एक प्रश्न उठता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे। तो सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, μ21 से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा फॉर्मूला, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर हमारा यहाँ पर इसको μ121 से डिनोट भी किया जाता है, अगर μ12 कहा जाएगा तो हम कहेंगे कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अब बटा क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि μ12 लिखा रहे तो 2 वाला हमारा ऊपर जाएगा और 1 वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ 21 लिखा रहे तो 1 वाला बाद वाला हमारा ऊपर जाएगा और इससे जो सटा हुआ 2 है वो माध्यम में प्रकाश की चाल हमारा नीचे आ जाएगा। तो यही होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में निश्चित रूप से लिख लीजिए। इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि सारणी 10.3 इसमें कहा गया है कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका सारणी देख रहे हैं इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे और सारणी को याद कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको ये पूछ दे कि केरोसिन का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1.44 होता है। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 1.47 होता है। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तो लगभग 1 के बराबर होता है। और बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है, ये 1.31 होता है। इस तरह से हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2.42 होता है, यानी 2.42 होता है। नीलम का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.77 होता है। तो ये नीलम, रूबी, ये सब क्या है आपका आभूषण में यूज किया जाता है। इसका अपवर्तनांक आपका दिया गया है, तो इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे अपनी कॉपी में लिखकर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंस में अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन जो हम लोग पढ़े इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, अब उसको हम लोग देखेंगे।
तो गोलीय लेंस, लेंस कहने का मतलब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, आँख में लगाने वाला जो चश्मा आप देखते हैं अपने गुरुजी की आँखों में या अपने आसपास दादा दादी किसी के आँखों में, तो वो आपका लेंस कहलाता है ना। तो यह लेंस जो है सबसे पहले कैसा होता है इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो लेंस जो होता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, लेंस कहलाता है। अब देखिए लेंस कैसा कैसा होता है, यहाँ देखिए कि लेंस दो प्रकार के होते हैं प्रायः। एक उत्तल लेंस जिसको द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं या उसका अगला नाम दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी होता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चश्मे को उतार के देखिए, कोई भी चश्मा वाला मिल जाए तो देखिएगा कि आपका शीशा जो है बीच में मोटा दिखेगा, बीच में मोटा रहेगा और दोनों साइड पतला रहेगा। तो इस तरह के शीशा अगर आपको दिखे उसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। अब यदि ऐसा हो जाए कि किसी का लेंस आप लिए बीच में पतला है और साइड साइड मोटा है, तो इस तरह के लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। तो प्रायः यहाँ पर दो ही तरह का लेंस होता है और इसके अलावे कभी कभी आप देखिएगा कि इस तरह से भी लेंस बन सकता है, आप कभी कभी देखिएगा कि इस तरह से भी लेंस बन सकता है। यानी कि एक तरफ हो गया प्लेन और एक तरफ हो गया आपका उत्तल, एक तरफ हो गया आपका प्लेन और एक तरफ हो गया आपका अवतल। तो इस तरह के बहुत सारे लेंस बनाया जा सकते हैं। तो मुख्यतः दो लेंस का फिगर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब लेंस में हमको क्या क्या मिलता है, लेंस बनता कैसे है? तो लेंस बनता है आपका इस तरह से, जैसे ये आपका क्या कहते हैं उत्तल लेंस है ना। तो क्या होता है कि शीशा का एक गोला का कुछ भाग जो है इधर से ले लिया जाता है और शीशा का कुछ भाग जो है दूसरे गोला का कुछ भाग इधर से लेकर इसको दोनों को सटा दे। या नहीं तो आप ऐसे समझिए कि किसी भी शीशे का गोला देखेंगे तो एक गोला लगेगा आपका इधर से लिया गया और एक गोला आपका लगेगा कि इधर से लिया गया। इस दोनों गोले के बीच में जो कॉमन एरिया मिला ये हमको बना दिया, कौन चीज़ बना दिया? उत्तल लेंस को बना दिया। अब क्या होता है कि अगर एक गोला इस तरह से हो और दूसरा गोला आपका इस तरह से हो और इसके बीच में हम शीशा भर दिए, तो यह जो आपका लेंस बना यहाँ बीच में, यह लेंस आपका कैसा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो ठीक उसी तरह से अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कुछ परिभाषाएं हैं, हमको याद रखना जरूरी है, जैसा कि आप लोग दर्पण में पढ़े थे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि वक्रता केंद्र हम लोग किसको कहते हैं? तो वक्रता केंद्र तो दो गोलों का केंद्र जिसका लेंस भाग होता है। तो ये दो गोलों का केंद्र यह जिसका लेंस भाग होता है, लेंस किसका भाग है? यही दोनों गोले का है। तो उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारा C1 वक्रता केंद्र और ये हमारा C2 वक्रता केंद्र, चूँकि दो गोला से मिलके बना हुआ है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो बस वही हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये दूरी, इसके बीच में हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी केंद्र। तो ऑप्टिकल सेंटर से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? लेंस की दो सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दोनों वक्रता केंद्र को मिला दिए और एक रेखा खींच दिए तो यही हमारा हो गया लेंस के लिए प्रधान अक्ष। अब क्या होता है? प्रकाशिकी केंद्र किसको कहते हैं? कि यह मुख्य अक्ष पर एक विशेष बिंदु होता है। प्रकाशिकीय केंद्र पर आपतित प्रकाश बिना विचलन के लेंस से होकर गुजर जाती है। तो लेंस में आपको एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिससे प्रकाश अगर गुजर जाए तो वह बिना विचलित हुए ही आगे की तरफ निकल जाता है। वैसे विशेष बिंदु को ही हम लोग प्रकाशिक
केंद्र कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर लेंस से हमारा समांतर किरणें जाएगी तो यह अपवर्तन के बाद जो है ना, अपना पथ चेंज करेगी और यह फोकस पर जाके मिल जाती है। उसके बाद अगर ये अवतल लेंस में हम लोग समांतर किरण लेते हैं तो यह अपवर्तन के बाद ये चला जाता है, इधर डाइवर्ट हो जाता है। अब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस देखिए यहाँ पर होता है, और अवतल लेंस का मुख्य फोकस जो होता है यहाँ पर होता है। इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है और इसमें बाद मिलती है, इसका मतलब यह उत्तल लेंस हो गया। मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसका मतलब यह अवतल लेंस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो किस तरह से लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसा कि आप दर्पण के बारे में पढ़े थे, है ना, कि दर्पण की स्थिति कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक उसी तरह से आपका लेंस में भी होता है। लेंस के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और इस टेबल पे पहुंचते हैं। तो ये टेबल जो है आप या तो पहले लिख लीजिए या तो बाद में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर बिंब के विभिन्न स्थिति होती है, अनंत पर होती है, 2f1 से परे होती है, 2f1 पर, f1 पर अगर होती है, f1 और 2f1 के बीच में होती हैं, फोकस f1 पर होती है। तो ये सभी कंडीशंस में किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है, इसको चित्र की मदद से हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा कह रहा है कि उत्तल लेंस में बिंब की स्थिति अगर अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वास्तविक तथा उल्टा होता है। देखिए अनंत से इधर समांतर किरणें आ रही है और यह अपवर्तन के बाद देखिए यहाँ पर अपवर्तन के नियम लागू हुआ तभी ये मुड़ गया इधर। ऐसे मत समझिए कि हम अपने मन से मोड़ दिए हैं इसको, जिधर मन तिधर चला देंगे, नहीं। अगर यह उत्तल लेंस होगा तो ये फोकस पर ही जाके मिलेगी अगर समांतर किरण आएगी। यानी कि अनंत पर कोई बॉडी रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब हमको फोकस पे मिलेगा, वो बहुत छोटा मिलेगा, एकदम छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। और इधर f1 होता है, इधर f2 होता है, इधर हमारा c1 होता है, इधर हमारा c2 होता है। इसको हम लोग 2f1 कहते हैं और इसको हम लोग 2f2 कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसकी हमको अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा कहता है कि उत्तल लेंस में बिंब की स्थिति फोकस से परे 2f1 पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस f2 तथा वक्रता केंद्र c2 के बीच में बढ़ती है। प्रतिबिंब छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देख लीजिए c1 के परे यानी कि 2f, इसी c1 को हम लोग 2f1 भी बोलते हैं। इससे परे, इससे बाहर अगर है
तो किरण यहाँ से ऐसे चली, उत्तल लेंस पर पहुँची। उत्तल लेंस पे पहुँचने के बाद यहाँ तो नियम ही है, अगर समांतर जाएगी तो ये फोकस से होके गुजरेगी। अब क्या है, एक दूसरा किरण लेते हैं जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है। जब ऑप्टिकल सेंटर कहने का मतलब प्रकाशिकीय केंद्र से होकर गुजरती है तो यह सीधी निकल जाती हैं, कहीं इसका विचलन नहीं होता है। अब दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है हमारा यहीं पर बना। कहाँ पे बना, F2 और C2 के बीच में बना। इसी चीज़ को हमने लिख दिया और इसमें इमेज भी बना दिया। तो इसको भी आप लोग जल्दी लिख लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा कंडीशन होता है कि उत्तल लेंस में बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र C1 पर होती है तो प्रतिबिंब समान साइज का वक्रता केंद्र C2 पर बनता है। बहुत आसान है। वक्रता केंद्र ये हो गया, इसका नाम C1 कहिए या 2F1 कहिए, इसका नाम 2F1 कहिए या 2F2 कहिए या C2 कहिए। यानी कि बिंब हमारा अगर C1 पे रखा हुआ हो, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो, तो इससे चलने वाली समांतर किरण फोकस से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। और अगर कोई किरण अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, कहने का मतलब प्रकाशिकीय केंद्र से होकर गुजरती है, तो यह सीधी रेखा में गमन करती हुई चली जाएगी भैया, ये वापस नहीं आएगी। इसीलिए इसको एरो करके दिखाइएगा। आप देखेंगे कि ये कटती कहाँ पे है, C2 पर ही कटती हैं, वक्रता केंद्र पर ही। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब इधर ऐसे है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ये प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक होते हैं, क्योंकि वास्तविक में प्रकाश की किरण जो है यहाँ तक पहुँच पाती है, यहाँ से चलती है यहाँ पर पहुँचती है, तो इसीलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये डायग्राम हो गया इस कंडीशन के लिए, तीसरे कंडीशन के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा कंडीशन क्या बोलता है। चौथा कंडीशन कहता है कि उत्तल लेंस में वस्तु जब फोकस F1 तथा वक्रता केंद्र 2F1 के बीच होती है तो प्रतिबिंब बड़ा मुख्य फोकस 2F2 से परे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो यहाँ क्या कहा, ये 2F1 और F1 के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जो है फोकस से होकर गुजरी और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जो है ये कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, ये सीधे चला जाएगा। अब ये दोनों आपस में यहाँ पर मिलती हैं तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F के परे, यानी कि वक्रता केंद्र जो है इसके परे बनता है। तो इस तरह से वक्रता मुख्य फोकस 2F, यहाँ पर एक चीज़ सुधार लीजिएगा आप लोग, प्रतिबिंब बढ़ा और वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र दूसरे तरफ जो है वक्रता केंद्र 2F2 के परे बनता है और इसका डायग्राम हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 में, तो 5 में क्या सिचुएशन कहता है कि उत्तल लेंस में वस्तु जब फोकस F1 पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अत्यधिक विवर्धित बड़ा होता है और अनंत पे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ये देख लीजिए, अगर फोकस पर होगा तो इस तरह से प्रकाश की किरण चली और यह ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिकी केंद्र से चली तो यह बढ़ते चला जाएगा और यह भी बढ़ते चला जाएगा फोकस से होते हुए, ये अनंत पर जाके मिलती है। इसीलिए हम बोल दिए कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब सिर्फ एक ही कंडीशन आपका रह गया जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। अभी तक जितना भी प्रतिबिंब बन रहा था सभी वास्तविक था, अभी तक जितना भी प्रतिबिंब बन रहा था सभी वास्तविक था। और यह उत्तल लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है।
कैसे बनता है? उत्तल लेंस बिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होती है। कहाँ रखे हैं हम लोग? प्रकाशिकीय ये फोकस है ना, और उसके बाद हमारा O के बीच में है, फोकस और O के बीच में है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, और यह O से चलने वाली प्रकाशिकी केंद्र से चलने वाली किरण जो है ये आपका बढ़ता चला जाएगा, और ये इधर कभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या किए? इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दिए, इसको भी हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दिए। तो हम देखते हैं क्या कि दोनों प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं, और जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब सीधा गाढ़ा और बड़ा बनता है। हमको यह बड़ा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है ना, छोटा छोटा वस्तु को बड़ा करके देखने में किया जाता है। इसको रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। लैब में आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं कोई बहुत नन्हा सा चीज़ को बहुत बड़ा करके देखने में, तो इसी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यह जो 6 गो आप लोग रूल पढ़े, कितने रूल पढ़े? 6। इस 6 को एक जगह आप लोग लिख लीजिए। इस वीडियो को यहाँ पर रोकिए, अपनी कॉपी में जो है इसको आप निश्चित रूप से उतार लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए कि बिंब के विभिन्न स्थिति के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज। यहाँ पर 6 गो कंडीशन है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक कंडीशन हो गया F1 तथा प्रकाशीय केंद्र, एक कंडीशन ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, एक कंडीशन ये हुआ, एक कंडीशन ये हुआ, 3 हुआ, 4, 5 और ये 6। 6 को आप एक जगह लिख लीजिए और इस टेबल को हमेशा याद रखिए। अब टेबल का फिगर कैसे बनाना है भूल जाएं तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और कॉपी में देखिए ये सब लिखा हुआ है। इसकी मदद से आप लोग सभी रे डायग्राम को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है। तो इसमें भी बस 2 ही कंडीशन है अवतल लेंस में। वहाँ उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन था, ध्यान रखिएगा, वहाँ उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन था, लेकिन यहाँ अवतल लेंस में सिर्फ 2 कंडीशन है। तो थोड़ा सा मिला के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा हमने क्या बोला है। तो अवतल लेंस में जब बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है भैया? फोकस पे बनता है। इधर कोई अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इससे जब प्रकाश की किरणें समांतर किरणें पड़ती हैं तो इस लेंस, यह जो लेंस है आपका, इस लेंस का रूल ही है कि यह किरण को परावर्तन के बाद डाइवर्ट कर देती है। यह परावर्तन के नियम का फॉलो करती हैं और ये इधर चली जाती हैं, ये इधर चली जाती है। अब ये दोनों इधर मिलेगा नहीं, मिलेगा कहाँ? ये पीछे बढ़ाने पे मिलेगा, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखिए, अवतल लेंस में जब बिंब की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच होता है, देख लीजिए यहाँ पर आपका अनंत पे है और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में है, तो प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाशिकी केंद्र O के बीच बनता है। F1 और O1 के बीच में बनता है ये आपका प्रतिबिंब। ये बिंब है तो इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना। अत्यधिक छोटा बनता है, प्रतिबिंब आभासी होता है तथा सीधा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। चूँकि यह प्रकाश की किरण तो चली गई इधर और ये सीधा निकल गया इधर। अब यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन लिए हुए हैं काल्पनिक रेखा, चूँकि काल्पनिक रेखा पर यह इमेज बन रहा है तो इसीलिए यह प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि आभासी होता है।
अब क्या करना है आप लोगों को, आप लोग जो है पेज नंबर 197 निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ अवतल लेंस के कारण जो दो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, इस सारणी को आप अपनी कॉपी में निश्चित रूप से उतार लीजिए। ये लिखकर इसको निश्चित रूप से उतार लीजिए। यहाँ उतारने के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं और उसके बाद इसे आप लोग लिख सकते हैं। आपका शानदार नोट्स बन जाएगा। इसके बाद हम लोग अंत में ये समझ लेते हैं कि लेंस का सूत्र और आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो लेंस का सूत्र में आप लोग याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि जैसे हम लोग जानते हैं बिंब की दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को हम लोग F से सूचित करते हैं। तो लेंस का सूत्र कहता है कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। और जिस तरह से दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई होती है, उसी तरह से लेंस में भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डैश से सूचित करते हैं और बिंब की ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते हैं। इसी को दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी भी लिख सकते हैं। तो यह आवर्धन के लिए सूत्र आपका हो गया। इस दोनों को एक जगह मिलाकर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखें, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये एक लाइन का परिभाषा आप लोग याद रखिए, 2 लाइन का परिभाषा। अब इसको हम लोग किस तरह से नापते हैं, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस को फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए के व्युत्क्रम को कहा जाता है। यानी कि फोकस का व्युत्क्रम यानी 1/F अगर हम लिख देते हैं तो यही लेंस का क्षमता हो जाता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D से सूचित करते हैं। और अंत में एक लाइन ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा और इससे आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही जाता है और बड़ी आसानी से इस तरह का प्रॉब्लम अगर पूछ देगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस बुक से ही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन आंसर है, इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, देख रहे हैं आप। लास्ट जब आएंगे तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा और इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।